हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज के इस परम क्लासेस चैनल के लेक्चर में वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने न तो कभी सुना होगा न पढ़ा होगा, और वह टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक के बारे में आप अंदाज भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है ना आधी आबादी की, तो कुछ न कुछ सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आधी आबादी क्या उपेक्षाओं का शिकार रहेगी या इसका हम योगदान भी राष्ट्र के निर्माण में समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आधी आबादी की पूरी पत्रकारिता। आधी आबादी की पूरी पत्रकारिता, मैं क्या कहना चाहूंगा आगे, महिला पत्रकारिता। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा चुनौतीपूर्ण है महिलाओं के लिए, और इसका इतिहास हालांकि गौरवान्वित रहा है और वर्तमान भी कुछ गौरवशाली रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए यह क्षेत्र बड़ा कांटों भरा है। दोस्तों, पग पग पर परेशानियां हैं, समस्याओं का सामना करना जैसे महिलाओं का एक शौक सा बन गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जहां सत्य का बोलबाला है, वहां पर महिलाओं के लिए चुनौतियों का होना बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस महिला पत्रकारिता की एक श्लोक के साथ। यत्र नार्येषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नार्येषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दोस्तों, जहां जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां वहां देवता निवास करते हैं। यह बखूबी जानते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि मानव जीवन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी उत्पादन हैं, वो सभी किसी न किसी देवी से जुड़े हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी काली, विद्या की देवी जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं देवी सरस्वती। फिर भी महिला पत्रकारिता के क्षेत्र उपेक्षित है। दोस्तों, यह बड़ी चिंतनीय सोच है, विषय है कि आज भारत के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने नाम का डंका बजाया है और राष्ट्र को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। चाहे वो आसमान की ऊंचाई को छूने वाली कल्पना चावला हो, चाहे सुनीता विलियम्स हो, या हमारी वेदों की शान रखने वाली, उपनिषदों का पहचान बनाने वाली लोपामुद्रा घोषा हो, या रावण के पांडित्य को क्षण भर में चूर कर देने वाली सीता हो, या कृष्ण को उपदेश देने वाली राधा हो, या कृष्ण भक्त मीरा हो, सभी ने काव्य साहित्य के क्षेत्र में न केवल भारत का नाम उजागर किया है, बल्कि अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम उस उपेक्षित विषय को जिसका नाम है आधी आबादी की पूरी पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता। दोस्तों, महिला को हल्के में लेना बहुत ही दुष्कर है। महिला जिसमें कि मई अर्थात पृथ्वी को भी हिला देने की पावर है, ताकत है, वह महिला। यहां तक कि नर और नारी में भी फर्क है। यदि हम शब्द देखें उसमें भी फर्क है। नर से भारी नारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारी के अंदर 2 मात्राएं ज्यादा है नर से। तो दोस्तों, जब नाम में ये है
तो जब काम करेगी तो क्या होगा? तो दोस्तों जानते हैं हम महिलाओं का पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम उस पत्रकारिता के बारे में जिसने आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है कि क्या महिला पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए नहीं बनी है, लेकिन इसका उत्तर भी हमें अंत में जरूर मिलेगा। दोस्तों हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, अन्य भाषाई पत्रकारिता के क्षेत्र में भी स्त्रियों की सहभागिता स्वतंत्रता पूर्व तो रही ही है, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे न्यू मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह महिला पत्रकारों ने अपना लोहा मनवाया है। कभी वो एंकर बन के उभरी है, कभी संपादक बन के उभरी है, तो कभी फिल्म निर्माता के रूप में अपना नाम कमाया है, तो कभी दोस्तों एक फोटोग्राफर के रूप में जानकारियां उपलब्ध करवाई है। दोस्तों इसके अलावा हर क्षेत्र में, चाहे वो संपादन का हो, चाहे सह संपादन का हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, या फोटोग्राफी का हो, या फोटो पत्रकारिता हो, या पर्यावरण पत्रकारिता हो, या महिला पत्रकारिता हो, इन सभी विशिष्ट विषयों पर लेखन और चिंतन में महिलाओं ने प्रभावी दस्तक दी है, जिसमें हम महिलाओं के योगदान को भुला नहीं सकते। तो दोस्तों अब बात आती है महिलाओं के योगदान का परीक्षण कैसे किया जाए। दोस्तों एक चीज बता दूं ना, महिला को ही हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, और आज हम उसी अग्नि परीक्षा में से गुजरेंगे और साबित करेंगे कि महिला किसी भी स्थिति में पत्रकारिता के क्षेत्र में आने को कमतर नहीं है। दोस्तों राम के युग में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और आज के इस टॉपिक से हम उसी परीक्षा पर महिला पत्रकारिता कसेंगे, और कसौटी पर दावा है कि वो यथार्थ रूप में खरी उतरेगी, क्योंकि उनके जो काम है, जो यशस्वी कार्य है, वो हमें यह कहने को मजबूर कर देंगे कि महिला के बिना पत्रकारिता का क्षेत्र अधूरा ही नहीं, असंभव है। दोस्तों हम जानते हैं इतिहास आदि आबादी की पूरी पत्रकारिता महिला पत्रकारिता के इतिहास में झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों भारतीय भाषाओं की पहली पत्रकार, अब आपके जो है एमसीक्यू है, वो पहला एमसीक्यू तो यहीं से बनता है कि भारतीय भाषाओं की पहली पत्रकार कौन हुई? मोक्षदायिनी देवी। क्या नाम था? मोक्षदायिनी देवी, जिन्होंने 1848 में, कब? 1848, जब हमारे ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, उस समय बांग्ला महिला नाम की पत्रिका निकाली। दोस्तों एक भाषाई पत्रिका, और वो भी ऐसे समय में जब चारों ओर बेड़ियां ही बेड़ियां जकड़ी हो, उन बेड़ियों, उन दास्ताओं में जकड़े जाने के बाद भी ऐसी कोशिश करना कि भाषाई पत्रकारिता को जबान दे सके, उसे आवाज प्रदान कर सके, बड़ा ही दुरूह कार्य था। लेकिन मोक्षदायिनी देवी ने यह कदम उठाया और पहली पत्रकार होने का दावा पेश किया, और वह सही भी साबित। दोस्तों इसके अलावा यही नहीं, चैतन्या नुमारी को कन्नड़ पत्रकारिता की जनक माना जा सकता है। वहीं आसिफ जहां को उर्दू, तानुबाई को मराठी, रेवाराम को ओडिसी, रामालक्ष्मी को तेलुगु, और जालू कांगा को गुजराती, तथा कल्याणी अम्मा को मलयालमा में महिला पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। दोस्तों यदि ये महिलाएं नहीं होती तो भाषाई पत्रिकाओं का उदय या उद्भव नहीं हो पाता। दोस्तों हमने बहुत पढ़ा है पत्रकारों के बारे में, लेकिन पुरुष पत्रकारों के बारे में पढ़ा होगा, महिला पत्रकारों के बारे में किसी ने भी कहने की या लिखने की इतनी जरूरत नहीं की। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, यदि इनको उपेक्षित रखा गया तो पत्रकारिता का
भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना प्रभावी ढंग से कार्य महिलाएं करती है खोजी पत्रकारिता का, उतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम उपहास पूर्वक एक बात कहते हैं महिलाओं के बारे में कि महिलाएं बाल की खाल निकालने के अंदर बहुत ज्यादा प्रवीण है। तो दोस्तों यही तो काम खोजी पत्रकारिता में होता है। दोस्तों महिलाएं ही खोजी पत्रकारिता में एक सक्षम पत्रकार की भूमिका निभा सकती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें हमने उपमा क्या दी है, बाल की खाल निकालने वाला, और दोस्तों वह बखूबी इस कार्य को निभा सकती है। लेकिन यदि हमने उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए आगे आने दिया तो, लेकिन यदि वह सामाजिक सोच की दायरे में सीमित रह गई और उनकी बेड़ियों में जकड़ी रह गई तो वह तड़फड़ा कर रह जाएगी, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान वहीं पर सिमट कर रह जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं आगे, एक आपने नाम सुना होगा जिसने कांग्रेस की स्थापना की, सरेह हयूम ने, है ना। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी एक महिला, नाम बताइए आप, उसका नाम है, वो अंग्रेज थी, श्रीमती एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का क्या योगदान है पत्रकारिता में आप कहेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एनी बेसेंट ने साल 1917 में 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का पद सुशोभित किया। लेकिन उससे पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1914 में एनी बेसेंट ने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की। कॉमनवेल्थ आम आदमी की क्या इच्छाएं हो सकती है, आम आदमी क्या सोचता है, उसके ऊपर एक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की। इसके अलावा इसी वर्ष उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद लिया। उस समय के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर उसकी जगह न्यूज इंडिया नाम रखा। दोस्तों ये न्यूज इंडिया कोई नाम नहीं था खाली, इसके माध्यम से एनी बेसेंट ने क्या काम किया यदि मैं बताऊंगा तो आपको ये फक्र महसूस होगा कि इस महिला ने भारतीय पत्रकारिता और भारतीय समाज को एक आधुनिक समाज बनाने की दिशा में उसी समय से शुरुआत कर दी थी। दोस्तों एनी बेसेंट ने इस पत्र के माध्यम से सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध में और हर बुराई के क्षेत्र में खुलकर बोलना शुरू किया, शब्दों को आवाज प्रदान की और इस पत्र के माध्यम से शब्दों की शक्ति से पूरे समाज को जागरूक करने की कोशिश की। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने भारत में पत्रकारिता की शिक्षा का वह सूत्रपात किया। दोस्तों यदि सवाल पूछा जाए कि न्यू इंडिया की संस्थापिका कौन थी तो या कौन था, तो दोस्तों आज से पहले आपने नहीं जाना होगा, क्योंकि आपने पहली बार जाना है ये परम क्लास के चैनल पर। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि भारत में पत्रकारिता की शिक्षा का सूत्रपात किसने किया, तो एनी बेसेंट ने किया। उससे पहले भारत में पत्रकारिता की शिक्षा के नाम से कोई भी शिक्षा नहीं थी। इस क्षेत्र में शिक्षा का उद्भव करने का प्रयास भी एनी बेसेंट ने किया। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं और कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, महिलाएं नहीं दोस्तों, वो कलम की पावर है जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और जिन्होंने कहा है कि हम किसी भी स्थिति में पुरुषों से कमतर नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं समकालीन पत्रकारिता शिक्षा में, देखिए दोस्तों पत्रकारिता में नहीं, पत्रकारिता प्रोफेशन में नहीं, पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपना नाम कमाया है, जिसमें दविंद्र कौर उप्पल का नाम बड़े ही आदर्श के साथ लिया जाता है। उनका नाम भारत में पत्रकारिता क्षेत्र में, पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। इसी तरह इसी श्रृंखला में टैगोर परिवार की सुवर्ण कुमारी देवी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है दोस्तों, जिन्होंने बांग्ला पत्रिका भारती का संपादन भी किया है और
पत्रकारिता के शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। इसके अलावा दोस्तों, इनकी पुत्री सरला देवी ने भी कई वर्षों तक भारतीय पत्रिका को अपनी सेवाएं प्रदान की है। इसके अलावा दोस्तों, हम जानेंगे कि भारत के हर क्षेत्र, हर राज्य से महिला पत्रकारों ने पत्रकारिता को सक्षम बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों एक बात बताइए, जो महिला मनुष्य को जन्म दे सकती है वह हर कार्य करने को सक्षम है, लेकिन जरूरत किस चीज की है कि उसे उसकी शक्ति को पहचान कर कार्य करने देने की स्वतंत्रता प्रदान करने की। दोस्तों ऐसा ही हुआ गुजरात के और अन्य राज्यों के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हम जानते हैं गुजरात में स्त्री बोध, मराठी में स्त्री भूषण, कन्नड़ में शाला मठ, उर्दू में तहजीब निस्वां, तेलुगु में सतीहित, ओडिशी में आशा, तमिल में गृहलक्ष्मी, मलयालम में केरलीय सुगुण बोधिनी पत्रिकाओं से महिला पत्रकारिता की नींव मजबूत हुई है। दोस्तों अब तो आपको लगने लगा होगा ना कि महिला पत्रकारों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में यूं ही नाम नहीं कमाया है, उन्होंने अपनी गृह लक्ष्मी या गृहिणी होने के दायित्व के साथ साथ पत्रकार का धर्म भी निभाया है, जिसने कि देश की अभूतपूर्व सेवाएं की है। इसके अलावा हिंदी में महिलाओं के लिए पहली पत्रिका, अब दोस्तों अगला आपका मोस्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वह है भारत की पहली हिंदी पत्रिका कौन सी थी? तो जान लेते हैं किसने शुरुआत की। पहले तो ये जानते हैं इसकी शुरुआत की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और नाम था उसका बाला बोधिनी। वो भी एक बंगला पत्रिका थी जो कि हिंदी में भी निकाली गई। दोस्तों यह कब हमारे सामने आई या भारत में कब इसका पदार्पण हुआ? तो ये दोस्तों भारतीय पत्रकारिता में इस हिंदी पत्रिका का जन्म 1874 में हुआ। 1874 में पहली हिंदी पत्रिका की, जो कि पूर्णतया महिला पर ही आधारित थी। उसके बाद जो कि काशी से निकाली गई। दोस्तों एक सवाल हो रहा सकता है कि बाला बोधिनी जो पत्रिका थी वह कहां से निकालेगी? काशी से। दोस्तों इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने के लिए जिस गुप्त रेडियो, दोस्तों केवल प्रिंट जर्नलिज्म या हिंदी पत्रकारिता का योगदान नहीं था, समाचार पत्रों का योगदान नहीं रहा है देश की आजादी में, बल्कि रेडियो जैसे यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था, उसने भी अपना योगदान दिया। दोस्तों जानते हैं उसके योगदान के बारे में, महिला ने अपना क्या योगदान दिया? दोस्तों जानते हैं संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने के लिए जिस गुप्त रेडियो ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसका संचालन पता है किसने किया? वो महिला थी, पुरुष नहीं था। एक महिला थी जिसने पूरा आजादी का वह संग्राम प्रसारित किया, उसका नाम था उषा मेहता। दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की पहली रेडियो एंकर कौन थी? उसका नाम था उषा मेहता, जिसने कि बड़ी बेबाकी से, बड़ी बहादुरी के साथ रेडियो पर स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन का साथ दिया। उसके बाद बात आती है महादेवी वर्मा, उसे कौन भुला सकता है? महादेवी वर्मा जिसका साहित्य पढ़ते हुए सभी लोग बड़े हुए हैं और उनके साहित्य में सामाजिक विकास, सामाजिक कल्याण, सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठने की बात कही जाती है। महादेवी वर्मा के साहित्य को गंगा सा पावन माना जाता है दोस्तों, और उसमें गहराई है तो सागर की सी गहराई दिए हुए है, चांद सी निर्मलता, सूर्य सा शौर्य, तेज उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। महादेवी वर्मा ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, तो जानते हैं उनके योगदान को। दोस्तों महादेवी वर्मा और पत्रकारिता से दूर रह जाए ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने
चांद जैसी तेजस्वी पत्रिका का संपादन किया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, अरे वाह, नाम ऐसा है जिसको सुनते ही उनके लेखन की छवि हमारे सामने जीवंत हो उठती है। सुभद्रा कुमारी जी चौहान ने नारी शीर्षक की पत्रिका निकाली। दोस्तों, इससे ज्यादा नारी के योगदान को कौन प्रदर्शित कर सकता था, कौन उसकी महत्ता को बता सकता था कि उनके नाम से ही पत्रिका निकाल दी गई। और उसी परंपरा की मजबूत करने वाली है मृणाल पांडे। आज के युग में यदि हम कहें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पर्याय कौन है, तो वह कौन है? मृणाल पांडे। मृणाल पांडे बड़ी ही शिद्दत के साथ लिया जाने वाला वह नाम है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जितना बेबाक, उतना ही मजबूत और उतना निर्भीक है। दोस्तों, ऐसी निर्भीकता अन्य महिला पत्रिकाओं में भी आ सकती है, हमारे समाज से भी महिला निकल सकती है, लेकिन जरूरत है तो उन्हें उचित दिशा और दशा देने की। दोस्तों, यदि हमने उन्हें हीन भावना का शिकार नहीं होने दिया और यदि हमने उनमें दोयम दर्जे का भाव उत्पन्न नहीं किया होता, तो आज हमारी पत्रकारिता की स्थिति कुछ और ही होती। जिस तरह से हमारे भारत का नाम हर क्षेत्र में अव्वल है, यदि महिलाएं पत्रकारिता के साथ जुड़ती तो ना जाने हमारी पत्रकारिता किस मुकाम पर होती आज। उस शीर्ष पर जो होती जहां पर किसी का टिकना भी नामुमकिन है। आगे हम बात करते हैं 1960 के दशक के बाद। अब देखते हैं हम कि भारत में स्थिति क्या है। हमने इतिहास को जाना, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनी हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 1960 के दशक के बाद पत्रकारिता महिलाओं का यशस्वी योगदान रहा, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है ना, वो बड़ी शोचनीय है। जो संख्या बल है वो बहुत कम है। दोस्तों, जितना ज्यादा संख्या बल पुरुषों का है, उसके बराबरी में महिलाएं नहीं के बराबर पत्रकारिता में कार्य कर रही है। दोस्तों, लेकिन दिल्ली व मुंबई को छोड़ दें, इन दो महानगरों को छोड़ दें, तो अन्य शहरों में, अन्य महानगरों में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान नगण्य है, नहीं के बराबर है। दोस्तों, पता नहीं क्या हमारी सोच है कि महिला महिला ही रहेगी, और यह हमने नहीं। दोस्तों, हमारे कई कवि हैं, उन्होंने भी लिख दिया एक जगह है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। दोस्तों, किसने कह दिया कि नारी ताड़ना का अधिकारी है? यदि वो ताड़ना का अधिकारी होती तो पुरुष वर्ग को कौन बचाता इन राक्षसों से? वह सीता ही थी जिसने धरती पर शक्ति का रूप धारण कर राम को प्रेरित किया कि रावण जैसे राक्षस का विध्वंस करे। इसके अलावा यदि लोपामुद्रा गोसा नहीं होती तो अपने पति को कैसे बचाती? दोस्तों, हम नारी के योगदान को कभी नहीं भुला सकते। दोस्तों, यदि काली नहीं होती तो राक्षसों का मान मर्दन कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, हम नवरात्रा तो करते हैं, लेकिन विडंबना क्या है पता है क्या? हमारे घर में बेटी पैदा ना हो। दोस्तों, जब तक ये सोच बाहर नहीं निकलेगी हमारे दिमाग से, तब तक महिला पत्रकारिता की तो बात ही छोड़ो, हम उसे बराबरी का दर्जा भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि जानवरों ने अपने बच्चों को मारा है? नहीं, तो हम तो जानवरों से बदतर है। दोस्तों, तो महिला पत्रकारिता की तो क्या ही बात करें हम। दोस्तों, किसी मुर्गी ने यदि उसके मुर्गी पैदा हो गई है तो उसको नहीं मारा होगा। किसी हाथी के यदि फीमेल पैदा होगी तो उसने उसे नहीं मारा होगा सूंड से। किसी गाय की यदि बच्चियां होगी तो उसने अपने खुरों से उसे रोंद नहीं दिया। लेकिन हम उससे भी बदतर हो गए और उसे उन राक्षसों के हवाले कर देते हैं जो कि चंद पैसों की खनक के आगे उसे पैदा होने से पहले ही हमेशा के लिए सुला देते हैं। तो दोस्तों, बात यह नहीं है कि महिला पत्रकारिता के लिए हमें उन्हें आजादी देनी पड़ेगी। अरे, आजादी तो तब दोगे ना जब वो जीवित रहेगी। दोस्तों, उसे अपने अधिकार दे दीजिए, उससे दया का पात्र नहीं है वो। यदि दया का पात्र होती ना दोस्तों, तो वो कभी चंडी नहीं बनती, वह कभी लक्ष्मी नहीं बनती, और कभी वो काली बनकर आपकी रक्षा नहीं करती। दोस्तों, उससे केवल तलाश है तो अवसर की तलाश है। दोस्तों, उसे अवसर दे दिए, फिर देखिए आप कि देश के योगदान में, देश के राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के विकास के योगदान में उसका क्या योगदान है, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इतनी दयनीय स्थिति है आज पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की कि हम
कुछ भी करके उस स्थिति को नहीं सुधार सकते, क्योंकि दोस्तों हर किस चीज को सुधारा जा सकता है लेकिन सोच को नहीं। दोस्तों जब तक हमारी सोच से बेचारगी का शब्द नहीं निकलेगा ना, या पढ़ लिख कर क्या करेगी, यदि हमारी यही सोच हमारे मन मस्तिष्क पर घर कर गई है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। या हमारे क्या है, ब्लड का एक पार्ट बन चुकी है, हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसके रक्त का एक हिस्सा है। पढ़ लिख कर क्या करेगी, चूल्हा चाकी तो करना है। तो दोस्तों कहां से पत्रकारिता आएगी, कहां से महिलाओं के हाथ में कलम थमा पाएंगे। दोस्तों जरूरत है तो हमारे सोच में बदलाव लेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, उनके हाथों में चूल्हा चाकी की बजाय कलम सौंप पाएंगे, जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी ताकत साबित हो सकती है। दोस्तों पढ़ाई पर यदि हक है पहला तो महिलाओं का बनता है, क्योंकि यह हमें शिक्षा किसने दी, वरदान किसने दिया, सरस्वती ने। वो क्या है, हम पूजा तो करते हैं सरस्वती की, हमारे अंदर विद्या आए, लेकिन हम पढ़ने नहीं दे सकते क्योंकि महिलाएं हमारी बराबर आ गई तो हमें कौन पूछेगा। दोस्तों ये दोयम दर्जे की जो सोच है ना, जो कुत्सित सोच है, यही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो आइए जानते हैं कि किन वजह से आज महिला पत्रकारिता इन सब से महरूम है। क्यों नहीं आज महिला पत्रकारिता है वो अपना श्वास ले पा रही है खुली और आजाद हवा के अंदर। तो दोस्तों जानते हैं कई चीजें हैं कि 60% महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। महिलाओं ने ज्वाइन की पत्रकारिता, लेकिन इसके बावजूद उन्हें महिला पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, पत्रकारिता का क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। पहला कारण क्या था, घर ऑफिस में सामंजस्य बिठाना। दोस्तों व्यक्ति या पुरुष काम करके घर लौटता है तो थकता है, क्या महिला नहीं थकती, वो भी तो घर का काम करती है। और ऊपर से यदि वो पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में काम करके आती है तो थकान होना स्वाभाविक है, लेकिन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और उसे कहना कि भैया काम नहीं होता घर बैठ जाइए, आपको यदि आपसे तालमेल नहीं बिठा जाता तो किसने कहा है ऑफिस में जाने का। तो दोस्तों महिला पत्रकारिता के क्षेत्र, आपको पता है पत्रकारिता के क्षेत्र तो बड़ा ही संघर्षपूर्ण है। ऐसे में महिला घर और ऑफिस के बीच में सामंजस्य बिठाते बिठाते ही ना जाने कब पत्रकारिता क्षेत्र से गुम हो गई, किसी को पता नहीं है। अगला है, मां बनने के बाद 40% महिलाएं मजबूरन इस क्षेत्र को छोड़ने को मजबूर हो गई। दोस्तों केवल यह सोचा जाता है कि महिलाओं का ही दायित्व है बच्चों को संभालने का। दोस्तों बड़ा ही विडंबनापूर्ण सोचनीय विषय है कि यदि बच्चे ने अच्छा नाम किया तब तो मां और बाप दोनों का नाम, लेकिन यदि बुरा किया तो महिला को दोषी ठहरा दिया जाता है। और उसी सोच में महिला बेचारी पिसती जाती है और अंततः अपनी भावनाओं को मारकर केवल घर की 4 दीवार तक सीमित रह जाती है। इसके अलावा बेवजह की दखलंदाजी। अब दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र तो ऐसा ही है, जाने का कोई समय नहीं और आने का भी कोई समय नहीं। ऐसे में उनको टोकना, रात को आ रही है, सुबह जल्दी जा रही है, क्या करेगी, घर में कोई काम नहीं किया, वो क्या। दोस्तों जो दखलंदाजी है ना, जो हम उसके बीच में अपनी शर्तें जोड़ते हैं, अपनी कंडीशंस अप्लाई करने को कहते हैं, तो दोस्तों वहां पे हर जगह हर काम नहीं हो सकता। दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र ही ऐसा ही है दोस्तों कि जहां पर केवल सेवा के लिए जाया जा सकता है, या तो घर की सेवा की जा सके या देश की सेवा की जा सके। अगले सवाल जो है वह है टोका टोकी कर। दोस्तों कई बार देखा गया है कि ऑफिस में भी टोका टोकी की जाती है। हर बार यह बताया जाता है, उन्हें यह महसूस करवाया जाता है कि आप महिला हो, महिला के दायरे में रहें। कोई गलती हो जाती है तो महिलाओं को 100 बातें सुनाई जाती है। महिला है बेचारी, यदि गलती होगी तो छोड़ दीजिए। बेचारगी के बोध ने उन्हें इतना हीन बना दिया महिला को, खुद को, कि वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकती और पत्रकारिता क्षेत्र को उन्हें छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद आता है समाज में कम आंका जाना। दोस्तों हम कितना ही पढ़ लिख लें, समाज कितना ही शिक्षित हो जाए, लेकिन उनका जो डीएनए है उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों उनके डीएनए में यह बात बैठ चुकी है कि यदि महिला पढ़ लिख गई तो पुरुषों को कौन पूछेगा। लेकिन दोस्तों आपको समझना चाहिए कि यदि महिलाएं पढ़ लिख गई तो आपके लिए सही है। गाड़ी है ना जो समाज की, वो दोनों पहियों पे चलती है और दोनों पहिए बैलेंस होंगे तो बड़ी ही सावधानी से चलेगी वो गाड़ी। अन्यथा
उसे डिगाने में कोई भी फूंक से उसे डिगा सकता है, यह जरूरत है दोस्तों। उसके अलावा हम जानेंगे रिपोर्टिंग में मात्र 2% भी नहीं है महिलाओं का योगदान। बड़ी सोचनीय विषय है भाई। हमारी यदि हम राजनीति देखें तो राजनीति में बड़े बड़े नाम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन जब बात आती है महिला पत्रकारिता की तो 2% भी नहीं है दोस्तों। कौन महिलाओं के अधिकारों की बात करेगा? कौन महिलाओं को जन्म देने की बात करेगा? कौन कहेगा कि भ्रूण हत्या मत कीजिए? दोस्तों पुरुष पत्रकार तो चाहेंगे ही ये कि महिलाएं आए ही नहीं पत्रकारिता क्षेत्र में। अरे भाई जन्म ही नहीं लेगी तो कहां से आए? जरा सोचिए तो सही कि जिस सोच ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है वह महिला पत्रकारों के बारे में क्या ही सोचेगी? दोस्तों हम जानते हैं बस कुछ ही महिला जर्नलिस्ट टिप्स पर आते हैं, नाम जहन में आते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो मैं बात बताने वाला हूं ना, जो अब आप परम क्लासेस चैनल के माध्यम से जानने जा रहे हैं, वो आपकी सोच को पूर्णतः बदल कर रख देंगे, मेरा दावा है दोस्तों। क्योंकि आप वो नाम सुनने वाले हैं, वो कारनामे सुनने वाले हैं, वो सफलताओं के सूत्र सुनने वाले महिलाओं के बारे में, जो कि आपको शर्म से भी झुका नहीं दे तो कहना। हम उन 10 महिला पत्रकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने की पत्रकारिता क्षेत्र में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित नहीं किया है, बल्कि विश्व भर में राष्ट्र का नाम भी उज्जवल किया है। तो जानते हैं दोस्तों कौन कौन सी थी? फे डिसूजा दोस्तों, इसका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों फे डिसूजा, अब पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान समय में पहली वीडियो संचालक, वीडियो जर्नलिस्ट कौन है? उसका नाम आता है फे डिसूजा। तो उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र सबसे अधिक पहचाने जाने वाला चेहरा कौन सा है? फे डिसूजा है। उसके बाद आता है जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से पत्रकारिता की शुरुआत की। किससे? छोटा मोटा क्षेत्र नहीं ना, पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता नहीं, करना है तो कुछ अलग ही मुकाम हासिल करना, जैसे कि कल्पना चावला ने किया। उड़ान भरी तो कहां भरी? अपने घर के ऊपर नहीं, अपने देश पे नहीं, अपने विश्व पे नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड की ऊंचाई को छूने की कोशिश की जिसने सोचा भी नहीं होगा। सुनीता विलियम्स जिसने कि कारनामा बनाया, सबसे ज्यादा अवधि तक अंतरिक्ष में रहने का, और वो भी महिला होकर, बड़ा ही गजब काम किया। दोस्तों आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में साल 2019 में रेड इंक अवार्ड जीता। दोस्तों रेड इंक अवार्ड जीतना कोई हंसी खेल का काम नहीं है दोस्तों। वह उस एकमात्र पत्रकार को दिया जाता है जिसने कि कोई हटकर कार्य किया हो, कोई ऐसी पत्रकारिता की हो जिसने दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर किया हो। दोस्तों यह वही पत्रकार थी, महिला पत्रकारी थी, पुरुष का नाम नहीं है यहाँ पे। फे डिसूजा एक महिला है, जानिएगा। अब अगला जानते हैं हम इसके बारे में। कैरियर में जो उनको उड़ान मिली वो किससे मिली? मिरर नाउ पर द अर्बन डिबेट के एंकर के रूप में उन्होंने उड़ान भरी, और उसके फलस्वरूप क्या किया? 2019 में उन्होंने अपना खुद का चैनल शुरू किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अन्य चैनल छोड़ देने पड़े। और उन्होंने क्या किया? देखिए उनके कार्य को आप देखेंगे ना किस क्षेत्र में किया, तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, यह कार्य तो महिला पत्रकार ही कर सकती है। उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार, धार्मिक सहिष्णुता व असक्षम शासन व्यवस्था के सरकारी आंकड़ों के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग के कीर्तिमान स्थापित किए। यह केवल एक महिला ही कर सकती थी दोस्तों। उसी में इतना दमखम है, वो किसी से भी लड़ सकती है, कितनी ही बेबाकी से खोजी पत्रकारिता को अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों हम दूसरी पत्रकार, महिला पत्रकार का भी सुन लेते हैं। आपने सोचा होगा कि एक महिला पत्रकार होगी, नहीं दोस्तों, ऐसे अनगिनत नाम है, केवल हमने जाना नहीं तो क्या है, जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मां की तो लोरी में ही एक शक्ति है जो कि हमें सुलाने को पावर रखती है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है महिला पत्रकार की, तो वो सोए को जगा सकती है दोस्तों। यदि वो सुला सकती है ना उसकी लोरी, तो उसकी डांट जगा भी सकती है, और जाग कर
देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लगा भी सकती है दोस्तों। तो जानते हैं हम दूसरे पत्रकार के बारे में, जो महिला ही है दोस्तों, और उसका नाम है राणा अयूब। दोस्तों राणा अयूब का नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाने वाला नाम है, और महिला पत्रकार के रूप में जान लेते हैं। तहलका कांड तो सुना होगा, तरुण जे तेजपाल का, तहलका पत्रिका भी निकली थी दोस्तों, यह वही उसी से जुड़ी हुई थी। तहलका के साथ इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार के रूप में कैरियर शुरू किया दोस्तों। कैरियर भी किससे शुरू किया? एक ऐसा फील्ड जिसके बारे में महिलाओं को अछूता माना जाता था कि ये तो अछूता है महिलाओं से, इसमें तो महिलाओं को जाना ही नहीं चाहिए। बहुत उनको ऐसा बताया गया कि ये बहुत बड़ा कठिनाइयों भरा है, संघर्षपूर्ण है। लेकिन शुरुआत कहां से की? तहलका जैसे इन्वेस्टिगेटिव कार्य से। तहलका के अंडर उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक 2002 के गुजरात दंगों के राजनीतिक कवरअप को उजागर करना था। हालांकि तहलका ने इसको ऐसा नहीं होने दिया, उजागर नहीं करने दिया, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद निष्कर्षों के आधार पर गुजरात फाइल्स एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि किसकी है, तो नाम सुन लीजिए, गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप ऑफ गोधरा ट्रेन बर्निंग नामक पुस्तक लिखी, और जिसके माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया उसको निष्कर्ष के तौर पर छापा और प्रकाशित किया, और उसने बहुत वाहवाही लूटी। महिला कौन थी? राणा अयूब। कौन था या कौन थी वो? महिला पत्रकार थी दोस्तों, जिसने कि ऐसा साहस किया तहलका जैसा इन्वेस्टिगेटिव कार्य करने का। उन्होंने मिला क्या, अब मैं बता देता हूं। उन्हें उसके लिए इनाम भी मिला दोस्तों। उन्हें 2018 में हेग में, जिन्हें कईयों के तो स्पेलिंग नहीं आती, हेग कैसे लिखा जाता है ना, उस हेग में पीस पैलेस में मोस्ट रिजाइलिएंट ग्लोबल जर्नलिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। यह वर्ल्ड के नामचीन पत्रकार अवार्ड में से एक है, और ये उससे उन्हें सम्मानित किया गया। और 2020 में मैकनिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये पुरस्कार कोई छोटे नहीं है। साथी पत्रकार द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप से निपटने के लिए संगठन के विरोध में उन्होंने तहलका को छोड़ दिया, तहलका में काम करना छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं वो? वर्तमान में वो ग्लोबल ओपिनियन राइटर के रूप में द वाशिंगटन पोस्ट से जुड़ी हुई है दोस्तों। वाशिंगटन पोस्ट भी छोटा नाम नहीं है, और वो उसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा और भी नाम है दोस्तों, इतनी नाम नहीं है, दो नाम ही थोड़ी हो सकते हैं। सीता, लक्ष्मी, गायत्री, काली, कात्यायनी, ब्रह्माणी दोस्तों, ये तो देवी के नाम है, तो पत्रकारों के तो बहुत नाम है। तो दोस्तों अगला नाम है निधि राजदान। जैसा नाम वैसा ही काम। निधि का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? वह कोश जो कि चहुमुखी विकास के लिए तत्पर रहता है, वही नाम है निधि राजदान। उन्होंने क्या किया? लेफ्ट राइट एंड मैटर द आइडिया ऑफ इंडिया की लेखक। पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है कि लेफ्ट राइट एंड मैटर द आइडिया ऑफ इंडिया की लेखिका या लेखक कौन है? वह निधि राजदान ने अपना कैरियर एनडीटीवी के साथ शुरू किया। भाई साहब छोटा मोटा चैनल नहीं है एनडीटीवी। एनडीटीवी राष्ट्रीय चैनल से शुरुआत की, बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में शुरुआत की है कार्य की। उसके बाद उन्होंने 31 जनवरी 2023 को एनडीटीवी से इस्तीफा भी दे दिया। फिर क्या किया उन्होंने? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका का पुरस्कार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। प्रेस संस्थान पुरस्कार व संचार के लिए दोस्तों इतना ही नहीं है। निधि राजदान का नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में टीचर के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, और टीचर्स अचीवमेंट अवार्ड TAAB से भी उनको सम्मानित किया गया दोस्तों। तीन नाम, तीनों से आपने अंदाज लगा लिया होगा कि महिला पत्रकारिता में क्या पावर है। तो हम चौथा नाम भी गिन लेते हैं इसी फेरिस्त में, और वो नाम है शैली चोपड़ा दोस्तों। महिलाओं पर कहानियों के लिए भारत के पहले मंच सीधा पीपल टीवी की संस्थापक शैली चोपड़ा ने
एनडीटीवी प्रॉफिट तथा ईटी नाउ इकोनॉमिक टाइम्स के नाउ के साथ काम किया और 4 किताबें लिखी और उन्होंने G20 WEF DAV05 जैसी घटनाओं को कवर किया। और इसके अलावा जो उन्होंने सबसे जोखिम भरा कार्य किया वो है 26/11। इस दिन को कोई नहीं भूल सकता। क्या था 26/11? दोस्तों जान लेते हैं। 26/11 के हमलों के दौरान ताज होटल के बाहर लाइव रिपोर्टिंग करने का यदि किसी ने दमखम दिखाया तो वह शैली चोपड़ा ही थी दोस्तों। इसके अलावा किसी ने हिम्मत नहीं की। इसके अलावा पत्रकारों में से एक थी जिससे कि 2012 में उन्होंने बिजनेस जर्नलिज्म में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयल का पुरस्कार अपने नाम किया। दोस्तों 4 महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं हो चुकी है दोस्तों। 4 का नाम बता चुका हूं, अभी भी है दोस्तों। 5वां नाम है पेट्रोशिया मुखिम। क्या नाम है? पेट्रोशिया मुखिम। उन्होंने क्या किया दोस्तों? पेट्रोशिया मुखिम कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है, छोटा नाम नहीं है दोस्तों। पेट्रोशिया मुखिम पद्मश्री से सम्मानित है दोस्तों। पद्मश्री लिखना नहीं आता हिंदी में, लेकिन इन्होंने उस सम्मान से खुद को सम्मानित किया है। द शिलोंग टाइम्स की संपादक है दोस्तों। कौन से की? द शिलोंग टाइम्स की। इसके अलावा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रही है और उनका काम मुख्य रूप से मेघालय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश पर केंद्रित है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें चमेली देवी जैन पुरस्कार अहम है। और इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, FICCI फ्लो अवार्ड, उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, शिव प्रसाद बरुआ नेशनल अवार्ड तथा नॉर्थ ईस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है जिसे सम्मानित की जा चुकी है दोस्तों। इसके अलावा भी हम जानते हैं मधु त्रेहान। दोस्तों इनका नाम यदि हम नहीं लेंगे तो बड़ा ही इनके साथ बेईमानी होगी महिला पत्रकारिता के साथ। तो दोस्तों समाचार पत्रिका इंडिया टुडे, नाम तो सुना होगा, इंडिया टुडे की संस्थापक संपादक थी जिन्होंने की एक संपादिका के रूप में अपना कार्य शुरू किया। किससे? वर्ल्ड फेम इंडिया टुडे से। उसके बाद मधु त्रेहान ने अपने कैरियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के प्रेस विभाग में काम करते हुए की। वाह दोस्तों, नाम भी शुरुआत की तो कहां से की? UNO संयुक्त राष्ट्र संघ से। वाह, किसी पुरुष का नाम नहीं है दोस्तों। ये मधु त्रेहान एक महिला है दोस्तों। अब तो सोच जाइए, अब तो सोच बनाइए कि महिला पत्रकारिता में क्या कर सकती है दोस्तों। 1977 में उन्होंने कंपनी का प्रबंधन अपने भाई को सौंप दिया और 1986 में उन्होंने भारत की पहली वीडियो पत्रिका, अब पूछा जा सकता है दोस्तों भारत की पहली वीडियो पत्रिका कौन सी थी और उसकी संपादिका या निदेशक कौन थी? न्यूज ट्रैक तो नाम था और उस महिला पत्रकार का नाम था मधु त्रेहान जिन्होंने शुरुआत की। वो न्यूज लॉन्ड्री के संस्थापकों में से भी एक है। न्यूज लॉन्ड्री भी एक वीडियो पत्रिका थी और जिसके लिए भी यह माने जाते हैं कि इनका नाम था। अब हम अगला नाम जान लेते हैं, शिरीन भान। दोस्तों हर क्षेत्र से महिलाएं आई और उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में देश का नाम उज्जवल करने की कोशिश की। दोस्तों यह भारत में कॉरपोरेट तथा इकोनॉमिक न्यूज का पर्याय है। दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कॉरपोरेट और इकोनॉमिक न्यूज की पर्याय किसे माना जाता है? तो वह है शिरीन भान। इन्फोनेट टीवी के साथ एक न्यूज रिसर्चर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसके बाद भान वर्तमान में CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर है। दोस्तों इस पद को सुशोभित करना और वो भी CNBC TV 18 के मैनेजिंग एडिटर के रूप में असंभव। 18 साल के लंबे करियर में शिरीन ने यंग टॉकर्स, बिजनेस ओवर द नेशंस बिजनेस जैसे प्रमुख शो का निर्माण और एंकरिंग किया। दोस्तों शो का निर्माण भी खुद ने किया, प्रोड्यूसर भी खुद है और एंकर भी खुद है। अंदाजा लगा लीजिए आप खुद।
तो महिला पत्रकार क्या है। उसके बाद उन्होंने 2005 में फिक्की वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें 2009 में यंग ग्लोबल लीडर्स में से एक के रूप में शामिल किया। दोस्तों लिस्ट थी जिसमें यंग ग्लोबल लीडर के नाम था, उनमें से शिरीन भान का नाम भी बड़ी इज्जत के साथ प्रकाशित किया गया। उसके अलावा नाम जानते हैं शारदा उग्रा। दोस्तों इसके बारे में भी जब मैं जिसका नाम ले रहा हूं शारदा उग्रा का, इससे भी कई एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं, केवल पीआरओ या नेट में नहीं, आईएएस, आरएएस, यूपीएससी, आरपीएससी एग्जाम्स में भी। तो जान लेते हैं कि शारदा उग्रा क्या नाम है। दोस्तों शारदा एक देवी का नाम भी है दोस्तों, और यहाँ पे हम इनकी भी कुछ सफलताओं के बारे में सुनेंगे। तो अभी तक खेल पत्रकारिता काफी हद तक पुरुष प्रधान क्षेत्र बनी रही है, लेकिन शारदा उग्रा ने इस क्षेत्र में भी अपनी दखलंदाजी देकर इसे गलत साबित कर दिया है कि खेल पत्रकारिता केवल पुरुष प्रधान ही रह सकती है। दोस्तों उग्रा ने इस विशेष कांच की छत को तोड़ने वाले पत्रकारों में से एक का काम किया है। दोस्तों पुरुष पत्रकारों ने जो कि खेल से संबंधित थे, उन्होंने यह बताया कि कांच की छत है, इससे मत खेलिए, यदि लग गई तो खून निकल आएगा। लेकिन दोस्तों यह जो शारदा उग्रा थी ना, उन्होंने यह साबित किया कि यदि महिला यदि अंदर से सॉफ्ट है तो बाहर से काली जैसी कठोर भी है। उन्होंने उस कांच की छत को अपने बुलंद हौसले से तोड़ने की कोशिश की और सफल भी रही, और अपने कैरियर की शुरुआत में संघर्षों का सामना करने के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा, और आज 26 साल बाद वो ESPN क्रिक इन्फो की वरिष्ठ संपादक है। दोस्तों ESPN क्रिक इन्फो खेल जगत का एक प्रमुख चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, जिसके वरिष्ठ संपादक है शारदा उग्रा। उसके बाद और खेल पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा भी है। भारतीय खेलों में प्रचलित यौन उत्पीड़न का भी जिक्र ये समय समय पर करती रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय खेल जगत भी इससे महरूम नहीं है, और वहां पे भी इस तरह का दंश झेलना पड़ता है। दोस्तों इसलिए शारदा उग्रा का नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। पूछा जा सकता है कि देश की प्रमुख खेल पत्रकार का नाम क्या है। महिला पत्रकार कौन है? शारदा उग्रा। नाम जैसे ही उग्र है, और शारदा तो अपने आप में ही उग्र है ही। चलिए आगे जानते हैं। गौरी लंकेश नाम कैसा है? गौरी किसका नाम है? पार्वती का एक नाम है। लंकेश तो हम जानते हैं कितना पांडित्यपूर्ण था, तो हम जान लेते हैं गौरी लंकेश क्या है और क्या काम है इसका। अब ये स्वर्गीय हो चुकी है, क्यों हुई है इसके पीछे का भी हम कारण जानेंगे। स्वर्गीय गौरी लंकेश ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका गौरी लंकेश पत्रिका शुरू की। कई काम करना स्वीकार नहीं किया इन्होंने, बंधनों में बंधना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद की ही पत्रिका खुद के नाम से गौरी लंकेश पत्रिका की शुरुआत की, और एक पत्रकार से कार्यकर्ता बनी लंकेश अवसर पाकर अक्सर वह जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ बोलती रहती थी, और महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाती रहती थी, और हिंदुओं में जातिवाद की वह कड़ी आलोचना करती रहती थी। हिंदुओं के जो 4 वर्ण हैं उनकी वह बहुत ज्यादा आलोचना करती थी कि सबका खून एक है तो वर्ण क्यों, क्या जरूरत है कि अलग अलग वर्णों में समाज को बांट दिया जाए। ऐसी सोच रखने वाली तो कोई देवी ही हो सकती है। लेकिन 5 सितंबर 2017 को उनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों, क्योंकि जो बेबाकी से अपनी बात रखती है ना उन महिलाओं को, अब सीता थी, उसने कितने कष्ट झेले, लेकिन अंत में क्या हुआ? अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यही गौरी लंकेश के साथ हुआ। उन्होंने बेबाकी से महिला अधिकारों की बात कहनी चाहिए, लेकिन उसका पुरस्कार क्या मिला? उनकी हत्या कर दी गई। और लास्ट में क्या किया गया? हमें अफसोस है कि एक पत्रकारिता जगत में, भारतीय पत्रकारिता जगत ने गौरी लंकेश को खो दिया। एक उज्जवल और नामचीन महिला पत्रकार का अवसान हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं, आज तक हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। दोस्तों इससे ज्यादा सोचनीय विषय क्या होगा? गौरी लंकेश छोटा नाम नहीं है दोस्तों। बहुत कोशिश की उसने महिला अधिकारों के लिए बोलने की, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज को हमेशा के लिए बहुत ही कम उम्र में शांत कर दिया गया। लेकिन केवल सरकार और जनता ने क्या किया? कैंडल लाइट जलाकर विरोध
या सरकार ने शोध प्रकट कर दिया कि भैया उनके परिवार में जाकर कि हमें यह दुख है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। यह सोचनी है दोस्तों। फिर महिलाएं कैसे पत्रकारिता क्षेत्र में आगे आएगी, सोचिए जरा। अगला है नाम होमी व्यारावाला। क्या नाम है? होमी व्यारावाला। हालांकि नाम अजीब हो सकता, लेकिन काम इनका बड़ा ही बढ़ चढ़कर था। भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट। अब नाम आ सकता है दोस्तों। यह एमसीक्यू है कि भारत की पहली महिला फोटोग्राफर कौन सी है? होमी व्यारावाला। दोस्तों 2011 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कईयों को तो नाम लिखना नहीं आएगा। ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान में से एक है। उनकी तस्वीरें डाल्डा 13 के छद्म नाम से प्रकाशित होती थी, डाल्डा 13। इसके अलावा उन्होंने शुरुआत में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका के लिए काम किया। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सूचना सेवा के साथ काम किया। हालांकि 1970 में उन्होंने फोटोग्राफरों की नई पीढ़ी में व्यावसायिकता का हवाला देते हुए अपने काम से इस्तीफा दे दिया। उन्हें भी चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण तो है ही वो, इसके अलावा चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार नाम है, तो पुरस्कार का उससे सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों यही नाम नहीं है, इसके अलावा और भी नाम है जिनका यदि नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा तो बड़ा ही बेईमानी होगा। दोस्तों उनमें से नाम है रोहिणी मोहन। दोस्तों रोहिणी मोहन ऐसा नाम है महिला पत्रकार का जिन्होंने की आज हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया, किसी भी तरह की पत्रकारिता हो। इसके अलावा अनुष्का भोसले, स्वाति चतुर्वेदी, प्रिया रमनानी, बरखा दत्ता। दोस्तों बरखा दत्त के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नवोदित पत्रकारी नहीं है, बल्कि इन्हें यह तिरंगा टीवी तथा एनडीटीवी 99 में करगिल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और पाक के बीच में, उसकी पत्रकारिता करने का इन्हें श्रेय जाता है। और उन्हें भी एक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, जो कि पद्मश्री है। ये आज पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी है। तो दोस्तों आपने जाना होगा कि महिला पत्रकारों ने किस हद तक जाकर हमारे देश की सेवा की है पत्रकारिता के माध्यम से। लेकिन दोस्तों हमारी सोच नहीं बदली। दोस्तों मैं सोच रहा हूं और मैंने चिंतन किया है अभी पढ़ाते पढ़ाते कि अब शायद आपकी सोच बदल जाए। क्या पता आप एक युवा पीढ़ी है वो इस सोच को अलग ढंग से सोचे कि महिला पत्रकार भी हमारे बराबरी में खड़ी रहकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और एक ऐसी स्थिति पर पहुंचिए कि हम महिलाओं के साथ न्याय कर सके, सकारात्मक न्याय उपलब्ध करवा सके। तो दोस्तों एक अपनी सोच को बदलिए, परिणाम अपने आप बदलेंगे। इसी के साथ देखते रहिएगा प्रमुख क्लासेस चैनल। जो मैंने एमसीक्यूज बताए हैं दोस्तों उनको ढंग से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नेट का एग्जाम है 18 जून को, राइट। पीआरओ का एग्जाम आने वाला है, बीजेएमसी एमजीएमसी सब तरह के एग्जाम में ये एमसीक्यू आपको पूछे जाने लगे हैं। कल मिलते हैं हम इसी मंच पर, इसी समय मिलते रहिएगा, देखते रहिएगा और पढ़ते गया प्रमुख क्लासेस चैनल। धन्यवाद।